हाँ, तो अब जो आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी है, मानव भूगोल वाली जो बुक है, उसका चैप्टर 4 अपन आज स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट। बहुत ईजी सा टॉपिक है और बहुत ईजीली अपन इसको 2 वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर अपन इसी का मानव विकास इन ह्यूमन डेवलपमेंट ही दूसरी वाली बुक का स्टार्ट करेंगे, जो भारत अर्थव्यवस्था, इंडिया पीपल वाली जो है, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, भारत लोग और अर्थव्यवस्था वाली, उसका भी पढ़ेंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन में साथ में चल रहा हूँ, जैसे पॉपुलेशन अपने साथ में पढ़ी थी, वैसे ही हर टॉपिक को साथ में साथ पढ़ते हुए चलेंगे। जैसे इसका ह्यूमन डेवलपमेंट, फिर उसका ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। फिर इसकी मानव बस्ती पढ़ेंगे, उसकी मानव बस्ती वाला पढ़ेंगे। तो बहुत ईजी सिस्टमेटिक ढंग से जो मैं चल रहा हूँ, उस सिस्टम को आपको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। और ये ईजी, बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ईजी, और ये आपको मेरे साथ ही याद हो जाएगा। बस करना क्या, आपको ईमानदारी से मेरे साथ के साथ आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपने चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। अपन एक तो पढ़ेंगे मानव विकास के बारे में, ठीक है, कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो क्या होता है, इसकी अपन डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। एक बात ह्यूमन डेवलपमेंट देखेंगे, ठीक है। दूसरी बात अपन देखेंगे कि एक बहुत बड़ा टॉपिक आएगा इसके अंदर, और वो आएगा वृद्धि एवं विकास। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वृद्धि एवं विकास। इन दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे अपन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। इनमें एक डिफरेंस दोनों में क्या है वो अपन को बहुत ज़रूरी पढ़ना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आया हुआ क्वेश्चन भी है, डेवलपमेंट, हाँ, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये पढ़ेंगे। मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट, वृद्धि एंड विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन दोनों में मेनली पढ़ेंगे अपन डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस का मतलब हो गया अंतर, इनमें अपन पढ़ेंगे अंतर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अपन एक बहुत बड़ी दो लोग इसके अंदर पढ़ेंगे अपन, 2 लोगों के बारे में, अमर्त्य सेन और महबूब उल हक। हाँ, यही है, महबूब उल हक, महबूब उल हक, ठीक है। महबूब महबूब उल हक, महबूब उल हक के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने मानव विकास अवधारणा जो 1990 के अंदर इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट की, पाकिस्तान के थे, ठीक है। डॉक्टर महबूब उल हक पाकिस्तान के रहने वाले हैं ये, और मतलब जन्म इनका पाकिस्तान में हुआ उस टाइम, और 1990 के अंदर इन्होंने भारत के इसके मानव विकास की अवधारणा यानी कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था सबसे पहले, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, वो अपन पढ़ेंगे इनकी। और एक अपन पढ़ेंगे अमर्त्य सेन की, ठीक है, अमर्त्य सेन, इनकी भी अपन ने मानव विकास की थ्योरी यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट की जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, वो पढ़ेंगे। तो दोनों के कॉन्सेप्ट अपन पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। फिर अपन मेन चीज़ पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, आज की इस क्लास के अंदर, वो पढ़ेंगे 4 पिलर्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। मतलब एक ये इमेज आपकी बन जानी चाहिए दिमाग में कि अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले क्या क्या हैं, है ना। यानी कि मानव विकास के, और ये शॉर्ट नोट्स आपको ऐसे बनाने भी मेरे साथ में, छोटे मोटे स्ट्रक्चर, मानव विकास के 4 स्तंभ, मानव विकास के 4 स्तंभ, ये भी अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। बहुत ईजी है। 4 स्तंभ की अपन अगर बात करें तो देख लेते हैं। पहला हो जाएगा अपना इक्विटी, ठीक है। इक्विटी का मतलब हो गया समता। नंबर 2 है आ जाएगा आपके, वो आ जाएगा सतत पोषणीयता, ठीक है। सतत, जो अपन साइंस के अंदर पढ़ते हैं, सतत पोषणीयता, सस्टेनेबल, ठीक है, सस्टेनेबल या सस्टेनेबिलिटी, ये आप कह सकते हो। फिर तीसरा आ जाएगा अपने इसमें एम्पावरमेंट भी है इसका, जिसको हिंदी में बोलते हैं सशक्तिकरण, ये भी है एम्पावरमेंट, ये भी उन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और फिर 4, ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, उत्पादकता भी आता है इसके अंदर, 3 नंबर पे ले लो चाहे 4 नंबर पे ले लो, यानी कि प्रोडक्टिविटी, ये 4 वेरी इंपॉर्टेंट, चारों पर अपन आज फुल्ली एक्सप्लेन करने वाले हैं इन चारों को। ये 4 हैं, 4 पिलर्स हैं हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट के, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। और बहुत शानदार सा चैप्टर है, बहुत इजी है, मेरे साथ के साथ पढ़ना है और साथ के साथ आपको नोट्स बनाने, बस, और कोई लोड नहीं लेना, सिंपल है। जैसे कि सबसे पहले डेफिनेशन अगर आपसे पूछे मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, नाम से ही पता चल रहा है ह्यूमन यानी कि मानव का विकास कैसे होगा। अगर
कोई इंसान है उसका डेवलपमेंट आप किस नज़र से देखोगे, कि अगर वो उसका सामाजिक यानी सोशली समाज के अंदर उसकी अच्छी वैल्यू है, कोई ऊंच नीच जात पात का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सांस्कृतिक यानी वो अपने कल्चर को रख पा रहा है, सामाजिक समाज में रहने के लिए उसको रोटी कपड़ा मकान जो मेन आवश्यकताएं वो है क्या उनके पास में, गरीब तो नहीं है, कहीं भूखे तो नहीं मर रहा, चारों तरफ से एजुकेशन उसके पास में है कि नहीं, हर तरह का उसका डेवलपमेंट अगर है तो वो अपन उसको कहते हैं, और अच्छी लाइफ जी रहा है क्या, ऐसा विकास जो लोगों के विकल्पों को ब्रैकेट में लिख देना, सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक और राजनीतिक चारों तरफ से, सोशली कल्चरली इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली सभी से उसको आज़ादी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको राजनीतिक पावर नहीं है, अगर वो चाहे तो किसी भी पार्टी से खड़ा होकर इलेक्शन लड़ सकता है, ये भी पावर है कि नहीं है, तब मानेंगे उसका विकास है। इन सब में वृद्धि करता है और उसके जीवन में सुधार लाता है, मानव विकास कहलाता है। ये है मानव विकास की डेफिनेशन, कि ऐसा विकास जो लोगों की सांस्कृतिक सामाजिक जितना भी है इनमें सुधार करता है, लोगों की लाइफस्टाइल सुधारता है। ठीक है, बहुत ईजी है, एक साथ याद हो गया होगा कि डेवलपमेंट दैट इंक्रीजेज द चॉइसेस, जिसमें सोशल कल्चरल इकोनॉमिक पॉलिटिकल ऑफ द पीपल एंड इम्प्रूव्स देयर लिव्स इज कॉल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट। सिंपल, ये 1 मार्क्स में डेफिनेशन आ जाए तो कर देना। ठीक है, फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड के एग्जाम आने के पूरे चांसेस हैं इसके, 100% ये इंपॉर्टेंट है, और इसको मैंने पॉइंट बना के इसका आंसर लिख दिया है कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। एग्जाम में आ जाएगा अंतर, डिफरेंस क्या है दोनों में, तो अपन इसके डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, डिफरेंसेस क्या है वो अपन देख लेते हैं। फर्स्ट है वृद्धि, है ना। अब जैसे आप इसको पढ़ो मत, उससे पहले सोच लो, वृद्धि यानी कि ग्रोथ किसे कहेंगे, कि जैसे किसी पॉपुलेशन का एग्जांपल लेता हूँ मैं, कि किसी शहर की या किसी सिटी की या किसी देश की या किसी राज्य की किसी स्टेट की पॉपुलेशन सपोज 5 लाख थी, बढ़ के 6 लाख हो गई, 1 साल में 6 महीने में 6 लाख हो गई, 1 साल मान लो, 2 साल मान लो, ठीक है, 6 लाख हो गई, तो अपन क्या कहेंगे, वृद्धि हुई, बस वृद्धि हुई। अब वो कैसी हुई, उसमें कितने गरीब थे कितने मरे उससे मतलब नहीं है, बस वृद्धि हो गई, मतलब ग्रोथ हो गई। और अगर उसी में कमी हो गई, 5 लाख थी 4.5 लाख हो गई, 50,000 की कमी हो गई, इसलिए वृद्धि हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है, ग्रोथ धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है, एक बात। लेकिन जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो वृद्धि की तरह नहीं है। विकास क्या देखता है कि इंसान की जो लाइफस्टाइल है उसमें कितना बदलाव आया। जैसे गरीब हैं, क्या वो अभी भी गरीब हैं, क्या कोई गरीब के घर में 3 बच्चे हैं मान लो, क्या वो प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कर पा रहे हैं, क्या उनको पूरी एजुकेशन फैसिलिटी मिल पा रही है, क्या उनको हॉस्पिटल की सुविधाएं सब कुछ मिल पा रही है, घर वगैरह उसके बाद में है, मतलब ये सारी सुविधाएं विकास देखता है, मतलब उसका टोटली विकास डेवलपमेंट हो रहा कि नहीं हो रहा। जबकि वृद्धि इससे मतलब सबका नहीं है, बस वृद्धि होनी चाहिए। ये मेन फर्क तो यही है कि वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। ग्रोथ कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये मैंने बता दिया, क्योंकि बढ़ेगी तो पॉजिटिव, घटेगी तो नेगेटिव, ठीक है। लेकिन विकास के अंतर्गत गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होना चाहिए, गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए। गुणवत्ता का मतलब हो गया, बट अंडर डेवलपमेंट देयर इज पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी में बदलाव होना चाहिए, इंसान की लाइफस्टाइल में बदलाव होना चाहिए। क्या गरीबी है अभी भी, तो फिर कहाँ विकास हुआ उसका, समझ रहे हो। या फिर किसी देश के अंदर 100 जने आज भी के कोई मान लेते हैं कि 500 लोग हैं, क्या आज भी 100 जने उसमें अनपढ़ है, तो फिर कहाँ पढ़ाई का एजुकेशन का उसका डेवलपमेंट हुआ। मतलब बदलाव चाहिए उसमें, एक अंतर तो ये लिख सकते हो। दूसरा, वृद्धि मात्रात्मक का मतलब क्वांटिटी से मतलब है, मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष होती है। मूल्य निरपेक्ष का मतलब है उसको किसी के मूल्य से मतलब, मूल्य का मतलब यहाँ पर डेवलपमेंट से जोड़ना है आपको, कि किसी इंसान के उसके लाइफस्टाइल में कितना बदलाव, इससे कोई मतलब नहीं है, कितना मरे उससे कोई मतलब नहीं, बस मात्रात्मक है ये। यानी कि ग्रोथ इज क्वांटिटिव, संख्या से मतलब है, संख्या बढ़ रही है ना, बस वो सही है। लेकिन विकास गुणात्मक होता है, whereas growth is qualitative and has relative values, और इसका मूल्य सापेक्ष होता है। ये इंसान के मूल्यों पर नज़र रखता है कि कोई भी आदमी है वो समाज में किस हिसाब से रह रहा है, संस्कृति में किस हिसाब से, राजनीतिक पावर कैसी है, पॉलिटिकल, सब तरह से उसका देखता है, मतलब उसका मूल्य सापेक्ष है, जबकि यहाँ मूल्य निरपेक्ष है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है ऐसा। चौथा, विकास उस समय तक नहीं हो सकता। अब अपन बात वापस क्या कह रहे हैं, विकास और वृद्धि का तीसरा अंतर बता रहे हैं कि विकास उस समय तक हम नहीं कहेंगे कि विकास हो रहा है, उस समय तक नहीं कहेंगे। कब तक, जब तक कि वर्तमान दशाओं में सकारात्मक या धनात्मक परिवर्तन न हो। ये सब कुछ मिलते जुलते ही आंसर, लेकिन आपको 3 पॉइंट बना दिए। क्या कि आप किसी का विकास कब कहोगे, किसी इंसान का डेवलपमेंट कब कहोगे,
कि अभी उसकी वर्तमान दशाएं कैसी हैं, ये देखेंगे आप। कि चलो भाई एक गांव चलते हैं, गांव में गए, देखा क्या लोगों के पास में रहने के लिए घर हैं या अभी भी वो कच्ची झोंपड़ियों में रह रहे हैं, जिसमें बारिश में पानी आता है, सर्दी में ठंड में और ये गर्मी में गर्मी मर रहे हैं। क्या वहाँ पर लाइट है, क्या सभी को एजुकेशन मिल पा रहा है, क्या यहाँ पर पानी है। मतलब आप वहाँ पर जब तो वर्तमान दशाओं में अगर कोई सुधार नहीं है ना, तो आप कहेंगे नहीं कि विकास है। उनमें अगर हैं तो आप कहेंगे डेवलपमेंट है, जबकि वृद्धि के लिए ये आवश्यक ही नहीं है। वृद्धि तो बस संख्या बढ़नी चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं है। समझ गए, ये 3 मेन डिफरेंस है कि डेवलपमेंट कैन नॉट टेक प्लेस अनलेस देयर आर पॉजिटिव चेंजेस इन द प्रेजेंट कंडीशंस विच आर नॉट नेसेसरी फॉर ग्रोथ। लेकिन ग्रोथ में ये कोई ज़रूर नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंप्लीट 3 पॉइंट बना के लिखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है जो मैंने आपको महबूब उल हक के बारे में बताया था कि डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा प्रतिपादित मानव विकास अवधारणा 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में सीधा क्वेश्चन आ सकता है। और 1 मार्क्स में तो सीधा आएगा कि विकास के अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा 1990 में किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स में सीधा आ सकता है कि मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया, 1990 में। किसने? महबूब उल हक ने, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट प्रोडक्टिविटी प्रोपोन्ड बाय डॉक्टर महबूब उल हक। हाँ, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड, इसको आप इंट्रोड्यूस लिख लेना, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ईजी पड़ेगा। इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर महबूब उल हक इन 1990। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहा उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर हक के अनुसार मानव विकास लोगों के विकल्पों में मतलब चॉइसेस में, कौन सी? सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सोशली, कल्चरली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, चारों। जब भी ये आए विकल्प तो चारों का मतलब है में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है, ठीक है। और क्या कहा? सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु मनुष्य हैं, सब कुछ करता मनुष्य हैं। कैसे? कि हम सीधा मनुष्य को देखेंगे कि मनुष्य में कितना डेवलपमेंट हुआ। सीधे आप भी किसने डेवलपमेंट देखोगे कि इंसान क्या रहने के लिए घर हैं, पढ़ने के लिए स्कूल हैं, बीमार हो गए तो हॉस्पिटल हैं, क्या सड़कें बनी हुई है, पानी की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, मतलब सब कुछ मनुष्य उसमें सेंटर पॉइंट है, ठीक है। और ये विकल्प इस तरह नहीं है बल्कि परिवर्तन, हाँ ये ठीक है, परिवर्तनशील होता रहता है। इंसान में कभी गरीब, कभी उसकी अमीरी, कभी वो बीमार, कभी वो डेथ, सब जन्मना, ये सब होता रहता है, ठीक है। तो डॉक्टर हक अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हक ह्यूमन डेवलपमेंट इंक्रीजेज द चॉइसेस ऑफ पीपल एंड इम्प्रूव देयर लिव्स। पीपल आर सेंट्रल टू ऑल डेवलपमेंट, यानी कि जो पीपल है या मनुष्य है या फिर ह्यूमन बीइंग है, एक ही बात है, वो सेंट्रल टू ऑल डेवलपमेंट का होता है। और दिस चॉइसेस आर नॉट फिक्स्ड बट कीप ऑन चेंजिंग, ये बदलती रहती है। ये विकल्प हमेशा जो भी हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, चारों जो विकल्प है चारों बदलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू टाइम। आप भी देख सकते हो पहले के ज़माने में कुछ और सिस्टम होता था, आज की ज़रूरतें कुछ और है, आज पहनावा बदल गया, आज रहन सहन बदल गया, तो अकॉर्डिंग टू वो परिवर्तनशील होता रहता है, ठीक है। ज़रूरतें बदल गई, कोई ज़माने में कम लाइट भी आती थी, लोग झोंपड़ी में ही रह लेते थे, आज के लोग एसी पंखे में, कूलर में भी उनको गर्मी लगती है, अकॉर्डिंग टू वो चेंज होता रहता है, ठीक है। ऐसे अमर्त्य सेन जी के बारे में पढ़ेंगे अपन। अच्छा अभी ये पूरा नहीं हो, सॉरी, महबूब उल हक अभी कंटिन्यू है। महबूब उल हक की ये तो मेन चीज़ होगी, फिर भी कंटिन्यू करेंगे अपन। ये और है कि इन्होंने एक उद्देश्य बताया है डेवलपमेंट का, और मेन ऑब्जेक्टिव बताया है कि विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिनमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत करते हो, ठीक है, लोग स्वस्थ हो, अपने विवेक और वृद्धि का विकास कर सकते हो, वे समाज में प्रतिभागिता करें और अपने उद्देश्यों को पूरा करने में स्वतंत्र हो। एक बार पढ़ देता हूँ। द बेसिक गोल ऑफ डेवलपमेंट इज टू क्रिएट सच कंडीशंस इन विच पीपल लीड ए मीनिंगफुल लाइफ। पीपल मस्ट बी हेल्दी, बी एबल टू डेवलप देयर टैलेंट्स, पार्टिसिपेट इन सोसाइटी एंड बी फ्री टू अचीव देयर गोल्स। इन्होंने कहा कि किसी भी चीज़ में अपन विकास क्यों करना चाह रहे हैं, किसी भी इंसान डेवलपमेंट क्यों करना चाह रहे हैं, या फिर डेवलपमेंट करने का मेन गोल या मेन मोटो या फिर मेन उद्देश्य क्या है। आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आप अपने ऊपर ले लेते हैं, अपन पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें छूट है, हम जहाँ चाहें उस यूनिवर्सिटी में, उस कॉलेज में, उस स्कूल में पढ़ सकते हैं, हमें बिल्कुल फ्री है इस चीज़ में। हमारी जो चॉइस है उस अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ले सकते हैं, जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड में जा सकते हैं। बस ये मेन पर्पज़ यही है कि जो इंसान जिसमें अपना विकास करना चाहता है, जिस फील्ड में जाना चाहता है, अगर वो स्वतंत्र है उसके लिए, तो मेन विकास वही मानेंगे कि हाँ उस देश में या फिर वहाँ के लोगों में विकास या डेवलपमेंट हो रहा है।
मेन चीज़ इन्होंने ये कही वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। समाज में प्रतिभागिता का मतलब है कि आप समाज में पार्टिसिपेट कर पा रहे हो क्या, कभी इलेक्शन वगैरह में खड़ा होने का आपके पास ऑप्शन है क्या। हाँ, वो खड़ा नहीं होना, चुनाव नहीं लड़ना वो अलग इशू है, लेकिन आपके हाथ में तो है ना, हो तो सकते हो ना। अगर हो सकते हो तो आप आज़ाद हो, स्वतंत्र हो, आपका डेवलपमेंट हो रहा है। या फिर समाज में आपकी वैल्यू होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि जाति पाति पे, धर्म पे आपको ऊंच नीच का शिकार कर रहा है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ थी। अब अमर्त्य सेन जी के बारे में पढ़ते हैं अपन। प्रो अमर्त्य सेन प्रोफेसर थे ये। इनके द्वारा मानव विकास अवधारणा क्या दी इन्होंने। पहली बात तो ये कि इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि अमर्त्य सेन कौन से पुरस्कार से सम्मानित है, तो नोबेल पुरस्कार द्वारा सम्मानित है। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने विकास का मुख्य क्या बताया, इन्होंने बताया स्वतंत्रता में वृद्धि। उन्होंने क्या बताया, विकास की बातें जो मैंने आपको बताई वो कि भाई अपन को समाज में ऐसा होना चाहिए, लेकिन इन्होंने कहा कि स्वतंत्रता में जितनी ज़्यादा वृद्धि होगी ना, फ्रीडम, इंसान के सामने खुली छूट होनी चाहिए, जाओ जो मर्जी करो, बस समाज के दायरे में रह के। ऐसा नहीं कि आप किसी हमारे पर्यावरण को डिस्टर्ब कर रहे हो या फिर कुछ, मतलब ऐसा मान लीजिए कि संविधान के दायरे में रखिए। एक तरीके से हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, फ्रीडम है कि आप जो चाहो उस फील्ड में करो, कोई काम करो, कोई टेंशन नहीं है। इन्होंने ये कहा कि या तो स्वतंत्रता में वृद्धि होनी चाहिए या फिर इसका उल्टा परतंत्रता में कमी, एक ही बात है, के रूप में देखा। नोबेल लेक्चर अमर्त्य सेन सॉ द मेन गोल ऑफ डेवलपमेंट एज एन इंक्रीज इन फ्रीडम, या फिर कह सकते हो डिक्रीज इन डिपेंडेंस। ठीक है, किसी के ऊपर निर्भर है ना, उसमें कमी होनी चाहिए, या फिर ऐसा मान लो कि हमें स्वतंत्र आज़ादी मिलनी चाहिए। अब इन्होंने कहा कि इंक्रीजिंग इंडिपेंडेंस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट डेवलपमेंट। इन्होंने कहा कि स्वतंत्रता में जितनी ज़्यादा छूट होगी, जितना वृद्धि होगी, विकास लाने वाला सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम यही है। इन्होंने ये कहा कि जितना इंसान को स्वतंत्र करोगे आप, खुली छूट दोगे, वो अपना डेवलपमेंट उतना ज़्यादा करेगा। ये बात कुछ हद तक ठीक भी है कि हर तरह से अगर बॉन्डिंग हो इंसान की कि नहीं तो 12th ही पढ़ सकता है, इसके बाद नहीं पढ़ सकता, लेकिन अगर उसको खुली छूट है, चाहो जो पढ़ो, जाओ जो इस फील्ड में बिजनेस करो, बस संविधान के दायरे में, ऐसा होना चाहिए। उन कार्यों स्वतंत्रता की वृद्धि में सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं तथा प्रक्रिया की भूमिका का अन्वेषण करता है, ये बात भी है। यानी कि हिज वर्क एक्सप्लोर्स द रोल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेस इन द ग्रोथ ऑफ फ्रीडम। यानी कि उनका कार्य, मतलब अमर्त्य सेन द्वारा जो बताई गई बातें हैं, वो स्वतंत्रता की वृद्धि में सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएं, इनका भी स्टडी करता है। ये भी कहने का मतलब ये है कि समाज में रहने के लिए वो स्वतंत्र हो। मीनिंग वापस वही निकल के आ रहा है। सोशल का मतलब ये है कि समाज में उसके साथ में कोई भेदभाव ना हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा, राजनीतिक संस्थाएं, उनका मतलब है पॉलिटिकल, उसके पास में इंस्टीट्यूशन बनाने की उसकी पावर होनी चाहिए। स्वतंत्र जैसे वो पार्टी बना सकता है, ये मतलब कोई सा भी चुनाव लड़ सकता है, किसी को वोट कर सकता है। ये सारी बातें इस पूरी प्रक्रिया की भूमिका का अन्वेषण करता है। इनका कार्य मतलब अपन को मदद करता है। तो ये भी 2 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन अगर आए तो आराम से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिया मैंने कि एक सार्थक जीवन की प्रमुख विशेषताएं क्या होनी चाहिए। सैलेंट फीचर ऑफ मीनिंगफुल लाइफ। आप किसको मीनिंगफुल लाइफ कहोगे कि हाँ यार उसकी लाइफ है वो मीनिंगफुल है। बहुत बढ़िया नोट्स मिल रहे हैं आपको, शानदार। पहली बात तो ये है कि किसी इंसान का सार्थक जीवन हम ये कहेंगे दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीना। अगर कोई इंसान कम उम्र में मर रहा है, इसका मतलब उस देश में डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि वो बीमार होने की वजह से या कुछ ना कुछ कारणों की वजह से डेथ हो रही है। अगर लाइफ लॉन्ग जी रहा है, पूरी कंप्लीट लाइफ अपने 80, 90, 100 साल जी रहे हैं, दीर्घ और स्वस्थ जीवन जीना पहला काम। लीडिंग ए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, सब समझते हो ना इस बात को, आराम से याद हो रहा होगा। दूसरा, ज्ञान में वृद्धि होनी चाहिए। टू गेन नॉलेज, अगर इंसान पढ़ा लिखा नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा, तो कोई भी काम उसको समझ में नहीं आएगा। जैसे ऐसा मान लो कि गरीबों के लिए कोई पॉलिसी लेके आई सरकार, वो गरीब अगर अनपढ़ है ना, तो उसको नहीं पता चलेगा कि मेरे लिए कौन सी पॉलिसी सरकार गवर्नमेंट लेके आई है। लेकिन अगर वो पढ़ा लिखा, उसका नॉलेज है, तो वो अपना हक मांग सकता है। तीसरी, पर्याप्त साधनों की उपलब्धता होनी चाहिए। जैसे आप हो, आप पढ़ना चाहते हो, तो आपको क्या किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक स्कूल की ज़रूरत पड़ेगी, एक टीचर की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको पढ़ा सके। या फिर ऐसा मान लीजिए अगर कोई आपको बिज़नेस करना है, तो ऐसा मान लो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको गाड़ी व्हीकल चाहिए, गाड़ी व्हीकल की सड़कें वगैरह चाहिए, ये सब होना चाहिए। वो सब पर्याप्त संसाधन हो जाते हैं। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ एडुकेट रिसोर्सेज। फिर संसाधनों तक पहुँच, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये भी है। वो संसाधन तक आपकी पहुंच भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई फिक्स कर दिया कि नहीं आप बस नहीं खरीद सकते, आप ट्रक नहीं खरीद सकते। वहाँ तक पहुंच होने का मतलब उतना पैसा भी होना चाहिए, उतना एम्प्लॉयमेंट, कुछ रोजगार भी होना चाहिए। और स्वास्थ्य तो खैर है ही, और शिक्षा ये है ही हो गया। एक्सेस टू रिसोर्सेज, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये हो गया अपना। नेक्स्ट है
जो मैंने आपको कहा था सबसे बड़ा क्वेश्चन आज का, मानव विकास के 4 स्तंभ। मानव विकास के कर लेना, मानव विकास के 4 स्तंभ, 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। पहला समता, इक्विटी। समता नाम में पता चल रहा है, इक्विटी, इक्वलिटी या इक्विटी। समता का आशय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना है। बिल्कुल सही है। सब स्वतंत्रता का अधिकार, एक ही बात, राइट टू फ्रीडम, सबको बराबर का हक होना चाहिए, सभी तक सारी फैसिलिटी पहुंचे, गरीब से लेके अमीर तक। ध्यान रख रहे हो। इक्विटी, 4 पिलर्स ऑफ डेवलपमेंट। पहला इक्विटी, इक्विटी रेफर्स टू मेकिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू एवरीबडी। सेकंड, इसी में लोगों को उपलब्ध लिंग, प्रजाति, आय। ध्यान रखना, लिंग मतलब जेंडर, प्रजाति, और आय मतलब इनकम। ये प्रजाति का मतलब अपन ये क्या लिखा हुआ है, हाँ, अवेलेबिलिटी ऑफ पीपल मस्ट बी इक्वल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर जेंडर, रेस, हाँ, और इनकम। इन 3 में उनके साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए, मेन चीज़ है। लिंग के आधार पर कि भाई मेल फीमेल के बेस पर नहीं, ये नहीं होना चाहिए। रेस का मतलब हो गया प्रजाति या जाति, कास्ट, एक ही बात है, कास्ट, उसके ऊपर भेदभाव नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और आय, इनकम, जैसे कि गरीब और अमीर के बीच में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, गरीब बहुत ज़्यादा गरीब है और बहुत ज़्यादा अमीर है, ये डिफरेंस भी कम होना चाहिए, इनकम का सोर्स होना चाहिए। फिर अपने ये लिखा, ये तो लिख दिया अपने पूरे वर्ल्ड की नज़र में, ऐसा मान लो संसार के लोगों की नज़र में। और भारत के संदर्भ में, इसी में कंटिन्यू, भारत के संदर्भ में जातिगत भेदभाव, भारत में कास्टिज्म ज़्यादा है, जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान होना चाहिए, ये समता है। वापस समझ लो, समता मतलब इक्विटी, इक्विटी का मतलब ये है कि लिंग यानी कि जेंडर, कास्ट यानी कि जाति, और कौन सा रह गया मैन अपना, और वो अपना हो गया आय, इनकम, ये 3 मेन बेस रखे गए हैं, इनके इक्वलिटी रहनी चाहिए। और भारत के प्रेफरेंस में ऊपर देखें, भारत के उसमें फेवर में देखें तो उसमें जाति, अगर ये भेदभाव नहीं हो तो हम कहेंगे वो समता है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेंगे समता का, जैसे कि किसी भी देश में ये जानना रुचिकर होता है कि विद्यालय से विरत अधिकांश छात्र किस वर्ग से हैं। विरत का मतलब है स्कूल छोड़ने वाले, इस विरत का मतलब है छोड़ने वाले, विद्यालय से निकलने वाले लिख सकते हो। अगर वैसे तो देखो, मैं जानबूझ के एनसीईआरटी के शब्द एज इट इज रखना है अपन को, थोड़ा अच्छी लैंग्वेज बने, लेकिन फिर भी अगर आप मुश्किल पड़ता है तो निकलने लिख सकते हो, स्कूल छोड़ने वाले बोल सकते हो, निकलने वाले या फिर स्कूल छोड़ने वाले। ठीक है, वो ये देखना है कि वो किस वर्ग से हैं। इक्वलिटी का ये भी है, पता तो चले ना कि क्या कारण है, किस वर्ग का मतलब वो गरीब हैं, क्या कारण है, या वो ST SC का हैं, किस वर्ग से वो आता है, गरीब तबके से आता है, या फिर कुछ ऐसा कोई कारण जिसके पेरेंट्स नहीं हो, या फिर क्या कारण है, उस वर्ग का पता चलता है। इन एनी कंट्री इट इज़ इंटरेस्टिंग टू सी विच ग्रुप द मोस्ट ऑफ द स्कूल ड्रॉप्स बिलोंग टू। तो ये ध्यान रखना अपन को कि विच ग्रुप, कौन सा ग्रुप उस वर्ग से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट क्या कौन से वर्ग से हैं निकलने वाला। फिर उसके बाद में ये देखना है कि ऐसी घटनाओं के पीछे कारण क्या है, क्या कारण रहा बच्चे ने स्कूल छोड़ी। बिल्कुल सही है। दिस शुड देन लीड टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रीजन फॉर सच बिहेवियर। ठीक है, फिर जैसे कि एग्जाम्पल फिर और बढ़ा लिया अपने आगे, भारत में स्त्रियां और सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग, एक तो महिलाएं, ज़्यादातर स्कूलें कौन छोड़ते हैं, स्त्रियां भारत में। दूसरी जो सोशली यानी कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से जो गरीब हैं, पिछड़े हुए हैं, वो ऐसे हुए वर्ग व्यक्ति बड़ी संख्या में विद्यालय से विरत होते हैं या विद्यालय छोड़ते हैं। ठीक है, इन इंडिया ए लार्ज नंबर ऑफ वुमेन इन पर्सन बिलोंगिंग टू सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप्स ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल। ये हो गया। फिर अपन लिख देंगे, इससे ये पता चलता है कि शिक्षा तक किससे इक्विटी से, इससे पता चलता है कि शिक्षा तक पहुँच नहीं होना किस प्रकार इन वर्गों के विकल्प इन ऑप्शंस को कम कर देती है, सीमित कर देती है। ठीक है, यानी कि यहाँ से दिस शोज हाउ द चॉइसेस ऑफ दिस ग्रुप्स गेट लिमिटेड बाय नॉट हैविंग एक्सेस टू नॉलेज। अब अपन ने वापस मैं समझाता हूँ आपको। पहला पॉइंट अपन ने पढ़ा मानव विकास के 4 स्तंभ है। अगर ह्यूमन का डेवलपमेंट करना है तो ये 4 पिलर ऐसे हैं। ऐसा मान लो कि एक मकान जब अपन बनाते हैं, एक रूम बनाते हैं, रूम के 4 पिलर खड़े करते हैं, उसके बाद छत डालते हैं तो मजबूत मकान बनता है। ये 4 पिलर हैं। अगर ये 4 पिलर किसी भी देश में अगर हैं तो अपन कहेंगे कि उसका ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है, मानव विकास हो रहा है। पहला समता, इक्वलिटी है क्या सब जगह। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि इक्वलिटी है मतलब डेवलपमेंट हो रहा है। उसका अपने एग्जाम्पल लिया ये कि इक्विटी
के लिए अगर पता करना हो इक्विटी का अगर कोई इंपॉर्टेंस है तो वो ये इंपॉर्टेंस है कि इससे ये पता चलता है कि किसी भी स्कूल कोई बच्चा छोड़ रहा है तो किस ग्रुप से है, किस समाज से आता है, किस या गरीब से आता है, कहाँ से आता है। भारत की अगर बात करें तो भारत में स्त्रियाँ और जो पिछड़े हुए सामाजिक वर्ग हैं वो लोग ज़्यादा स्कूल छोड़ते हैं। ये सब कारण है। अगर ये इस प्रकार होगा तो फिर हम कैसे कह देंगे कि वो इक्विटी है या फिर वो है। अगला है सतत पोषणीयता। सतत पोषणीय का मतलब होता है निर्वहन। एक ही बात, अच्छा हिंदी में इसको निर्वहन भी कहते हैं। सतत पोषणीयता अर्थात निर्वहन, इसका अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता, यानी कि सस्टेनेबिलिटी का मतलब, सस्टेनेबिलिटी मीन्स कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, मतलब संसाधन की पूरी निरंतरता होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास में रिसोर्सेज या अपॉर्चुनिटी हैं तो हम आई जो जैसा एक ऐसा मान लो कि आपके पास में अपॉर्चुनिटी है तो ऐसा नहीं है कि आप पर्यावरण को डिस्टर्ब करोगे या फिर आने वाली फ्यूचर जो पीढ़ियाँ हैं उनके लिए कुछ छोड़ोगे ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। पूरा ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि सतत पोषणीय मानव विकास के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। बिल्कुल, टू हैव सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट ईच जनरेशन मस्ट हैव द सेम अपॉर्चुनिटीज़। आने वाली हर पीढ़ी को, अगर आप जितनी फैसिलिटी ले रहे हो वो इन्वायरमेंट से, मान लो सड़कें आप देख रहे हो, पेड़ पौधे की शुद्ध हवा में आप बैठ रहे हो, और ऐसा मानो कि पेट्रोल डीजल का यूज़ कर रहे हो, तो अगर आप भी बहुत ज़्यादा पेट्रोल डीजल की खपत कर दोगे या पेड़ पौधे काट दोगे, आने वाली पीढ़ियाँ क्या देखेगी फिर? हर पीढ़ी का हक होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि हाँ, सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है। पहली बात तो ये, हर पीढ़ी को समान अवसर मिले। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि समस्त पर्यावरणीय, वित्तीय और मानव संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए। ऑल एनवायरमेंटल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मस्ट बी यूज्ड कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर। जैसे कह दिया कि यहाँ से आप इस ज़मीन को खोद लो, यहाँ पर रिफाइनरी लगा लेते हैं और पेट्रोल डीजल मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पूरी ज़मीन को खोद दी, इसको अभी छोड़ दो, आने वाली पीढ़ियों के लिए उनको बचा कर रख लेंगे, उस टाइम खोद लेंगे। ऐसा गवर्नमेंट स्कीम बना के चलती है ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी समान अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है। फिर इन संसाधनों में से किसी भी एक का दुरुपयोग भावी पीढ़ियों के लिए अवसर को कम करेगा। अगर एक का भी आप मिसयूज़ करते हो तो आने वाली जनरेशन के लिए वो नुकसानदायक होगा। यानी कि मिसयूज़ ऑफ एनी ऑफ दिस रिसोर्सेज विल लीड टू फेवर अपॉर्चुनिटीज़। फ्यूअर का मतलब कम, नुकसान करेगा और फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, ईजी। तीसरा उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। उत्पादकता का मतलब है मानव श्रम उत्पादकता, यानी कि मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता, कि इंसानों को प्रोडक्टिविटी मतलब कितना काम मिल रहा है, मानव श्रम बढ़ा कि नहीं बढ़ा। कि जैसे अपने पढ़ा भी था कि 60% लोग ऐसे हैं जिनको कोई काम ही नहीं मिल रहा, तो प्रोडक्टिविटी भी होनी चाहिए। मानव के, इंसानों के पास में एम्प्लॉयमेंट एंड रोजगार होना चाहिए। तो इसमें यह है कि लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके ऐसी उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए। अंततः जन समुदाय की राष्ट्रों के वास्तविक धन होते हैं। देखो, निरंतर हमारे वृद्धि होनी चाहिए, इंसानों में कुछ काम करने की क्षमता के अकॉर्डिंग, जो जिस हिसाब से काम कर सकता है उसको वैसा काम मिलना चाहिए। पढ़ा लिखा है तो पढ़ा लिखा के हिसाब से, थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा तो कम पढ़े के हिसाब से, अनपढ़ तो अनपढ़ के हिसाब से, या कोई हट्टा कट्टा है, थोड़ा कमज़ोर है, तो उन दोनों के हिसाब से काम मिलना चाहिए। प्रोडक्टिविटी हियर मीन्स ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी या फिर प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वर्क। सच प्रोडक्टिविटी मस्ट बी कंसिस्टेंटली इनरिच्ड बाय बिल्डिंग कैपेबिलिटीज़ इन पीपल। क्षमता के अकॉर्डिंग काम मिलना चाहिए। और आपको ये पता ही है, अंततः फाइनली अपन ये बात जानते हैं कि जन समुदाय जो होता है वो किसी भी राष्ट्र का वास्तविक धन होता है। भाई ये देश है, भारत देश है, कोई सा भी देश हो, उसका रियल, कहते हैं ना कि वास्तविक धन क्या है, रियल वेल्थ क्या है, तो वो हम पीपल हैं, लोग हैं। और कौन है? अगर लोगों का विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, लोगों के लिए कुछ काम करना है, यही तो चल के देश आगे बढ़ता है। तो वास्तविक धन इंसान है। इस प्रकार उनके ज्ञान को बढ़ाने के प्रयास या उन्हें और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उनकी कार्य क्षमता बेहतर होगी, उससे तब हम कहेंगे उत्पादकता हो रही। ठीक है, यानी कि देयरफॉर एफर्ट्स टू इंक्रीज देयर नॉलेज, ज्ञान बढ़ना चाहिए, या फिर प्रोवाइड बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ अल्टीमेटली लीड्स बेटर वर्क एफिशिएंसी। अगर किसी इंसान में, एक बात बताओ, अगर हमारा देश है, अगर वो बीमारू देश होगा, मतलब ज़्यादातर लोग बीमारियाँ, छोटी छोटी बीमारियाँ चलती होती रहती है और बीमारी डिजीज़ से लोगों की डेथ हो रही है, तो फिर वो क्या काम करेंगे? उनकी एफिशिएंसी ख़त्म हो जाएगी। तो अगर किसी भी देश में एफिशिएंसी मजबूत करनी है, कार्य क्षमता मजबूत करनी है, तो मेडिकल फील्ड मजबूत होना चाहिए ताकि कोई बीमार ना हो। ठीक है, चिकित्सा सुविधाएं बेस्ट होनी चाहिए। और लास्ट है सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट।
सशक्तिकरण का अर्थ है अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना, ये भी है एम्पावरमेंट। आपको जो विकल्प चाहिए उसकी आज़ादी और उसके लिए आपको शक्ति प्राप्त होनी चाहिए कि मैं ये कर लूँगा, ऑप्शन आपके सामने खुले हो। यानी कि एम्पावरमेंट मीन्स टू हैव द पावर टू मेक चॉइसेस, ठीक है। यानी कि सशक्तिकरण होता है अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना। कैसे करोगे? आपने कह दिया कि मैं एक सिविल सर्विस में जाना चाहता हूँ, सिविल सर्विसेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक कंपटीशन फाइट करना पड़ेगा। कंपटीशन को आपने फाइट किया, उसमें आप पास हो गए, उसको जीत गए, तो आपने उस शक्ति प्राप्त कर ली, उस सीट को पाने की, उस ताकत को पाने की। ये है शक्ति प्राप्त करना, सशक्तिकरण हो गया आप, ठीक है। ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमताओं से आती है। अगर अगर आपको फ्रीडम मिलेगी, पढ़ने की कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो ऐसी ताकत और ऐसी क्षमता आप में आएगी। बिल्कुल सही है। सच पावर कम्स फ्रॉम इंक्रीजिंग फ्रीडम एंड कैपेबिलिटी। लोगों को सशक्त करने के लिए क्या करना चाहिए? पहला तो सुशासन होना चाहिए। बिल्कुल सही है। मतलब गवर्नमेंट जो है वो अच्छी होनी चाहिए, शासन सही होना चाहिए, और लोकोन्मुखी नीतियाँ उस गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी पॉलिसियाँ लानी चाहिए जो लोगों के उन्मुख, मतलब लोगों को भला करे, लोगों को अप करे, लोग ग्रो कराए, ऐसी उनकी आवश्यकताओं वाली होनी चाहिए। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए समूह के लिए सशक्तिकरण का विशेष महत्व है, और ये इसका बेनिफिट मिलता भी है। जैसे ST/SC के लोग जो बहुत पिछड़े हुए गरीब तबके के लोग थे, उनके लिए गवर्नमेंट ने अलग से रिजर्वेशन पॉलिसी लेके आई, उनको बेनिफिट मिल रहा है। कुछ गरीब है उनको BPL में डाल रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रखा जा रहा है, उनमें गवर्नमेंट उनको कुछ फैसिलिटी दे रही है। तो हर तरह से फैसिलिटी मिल कर करा के एम्पावरमेंट उनको सशक्त बनाया जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ है। तो अपन आगे देखेंगे कि गुड गवर्नेंस एंड पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज आर रिक्वायर्ड टू एम्पावर पीपल। बिल्कुल सही है। और द एम्पावरमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स इन इज ऑफ स्पेशल इम्पोर्टेंस। ये चीज़ें तो बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, बहुत ईजी है। बस मैं जैसा नोट्स आपको बनवा रहा हूँ वैसे वैसे आपको पढ़ लेना है। एक वीडियो और आएगा, एक क्लास और होगी, उसके बाद में अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाने वाला है। लेकिन आपको मेरे साथ के साथ नोट्स बनाना है और साथ याद कर लेना। ऐसे इजी चैप्टर को तो मेरे साथ याद कर लो आप, ठीक है, ताकि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है।